नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताएं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेमचंद की कहानी कला की अगर बात करें तो प्रेमचंद का आविर्भाव कब माना गया? भारतीय इतिहास के संधि काल में। संधि काल यहाँ पर जो समय काल है, ये वो समय काल है जब हम रीति काल के बाद आधुनिक काल में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये संधि काल है और इस समय में हमारे देश की स्थिति कैसी है? अच्छी नहीं है। वो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक हो या आर्थिक स्थिति। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि हम पर अंग्रेजों का साम्राज्य था। यही कारण है कि अंग्रेजों की नीतियों से हमारी जो भारतीयों की हालत है वो और भी ज्यादा दयनीय हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। 1905 में जब रूसी क्रांति हुई तो उसका प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं बल्कि या यूं कहें केवल रूस पर ही नहीं बल्कि समस्त एशिया के साथ साथ भारतीय जनता पर भी पड़ा। इसीलिए भारतीयों ने आंदोलन किए जो उनकी जागरूकता या उनमें जागरूकता लाने और विद्रोह की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कराने में काफी कारगर सिद्ध हुए। यानी इस आंदोलन से जागरूकता और विद्रोह की नई लहरों से उद्वेलित हो उठा। एशिया ही नहीं बल्कि भारत भी इससे प्रभावित हुआ। उसी समय ये वो समय काल है जब उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में प्रेमचंद का देश प्रेम नामक छोटी सी कहानियों का एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। इसमें कितनी कहानियां थी? 5 कहानियां थी इसमें। इन कहानियों में देश प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति हुई थी। देखिए, जब हमें अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाना है, ऐसे में ऐसी छोटी छोटी कहानियां भारतीय लोगों को या भारतीय समाज को प्रभावित करने वाली कहानियां हो सकती हैं। तो प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का जो सूत्रपात है वो इसी तरह और इन्हीं विद्रोही परिस्थितियों में हुआ। क्योंकि देखिए, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। किससे? अंग्रेजों से। लेकिन हमारे भारत में बहुत ज़्यादा विद्रोह के साथ साथ जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और बार बार प्रयास के बाद भी वो अंग्रेजों को खदेड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे समय में प्रेमचंद का आगमन साहित्य में हुआ, जिसका वास्तविक विकास 1915 से 1936 ईस्वी के बीच माना जाता है। क्योंकि 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था और ये समय काल जो 1915 से लेकर 1936 का युग है, ये प्रेमचंद के साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण समय काल है। प्रेमचंद की कहानियों की अगर बात करें, क्योंकि हम यहाँ कहानियों के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसमें जीवन की कठोर वास्तविकता अर्थात जमींदारों महाजनों के निष्ठुर पंजों से मुक्ति की छटपटाहट लिए किसानों का मूक विद्रोह, नौकरी पेशा मध्यम वर्ग की अल्प वेतन में सफेदपोशी की समस्या व आत्मरक्षा के लिए आजीवन प्रयास, अंध संस्कार, अछूतों की दरिद्रता ताड़ना, क्रांतिकारी देशभक्तों का उबलता आक्रोश, मानवीय विश्वासों के विरुद्ध धर्म के नाम पर ढोंग, न्याय के नाम पर नीति कुशल घूसखोर विचारकों के कुचक्र और विदेशी शासन के दोष, यह सब उनके साहित्य लेखन के विषय बने। देखिए, हम जब इनकी कहानियां पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जमींदार और महाजन किस प्रकार सामान्य जो खेती हर मजदूर हैं या खेतों में काम करने वाले लोग हैं उनका किस प्रकार से शोषण करते हैं और उनके मन में जो मुक्ति की छटपटाहट का भाव है या उनका जो मूक विद्रोह है वो कहानी के पात्रों के माध्यम से हम समझ पाते हैं। नौकरी पेशा जो मध्यम वर्ग है, जो अपने कम वेतन के कारण अपने जीवन की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता और आजीवन वो अपनी समस्याओं के समाधान और आत्मरक्षा के लिए जूझते रहते हैं, या हमारा जो भारतीय समाज है वो अंध संस्कारों से लिपटा हुआ है, या यूं कहें कि अंधविश्वास जो भारतीय समाज में व्याप्त है, अछूतों के मन में जो दरिद्र ताड़ना है। देखिए, अछूतों के प्रति जो भारतीय समाज का जो उच्च वर्ग है वो हमेशा उनके प्रति घृणा का भाव रहा है। उस भाव के कारण अछूतों में जो प्रताड़ना उसको कहें या वो भाव जो उनको परेशान करने वाला भाव रहा है या उनका शोषण करने वाला जो उच्च वर्ग का भाव रहा है, उसके प्रति मन में जो पीड़ा रही है, क्रांतिकारी देशभक्तों में जो उबलता हुआ आक्रोश कह सकते हैं, देश को आजाद कराने के लिए जो भाव रहा है, इसके साथ साथ मानवीय जो विश्वास थे उन विश्वासों के विरुद्ध धर्म के नाम पर ढोंग यानी धार्मिक आडंबरों के प्रति जो विद्रोह का भाव है वो भी इनकी कहानियों में है। और केवल एक न्याय के नाम पर
नीति कुशल, जो नीति में पूर्ण कुशल है, जो घूसखोर विचारकों के कूचक्र। देखिए ये सब हमने जो प्रेमचंद की कहानियां की हैं, उन सब कहानियों में ये विशेषताएं हैं। हमने देखा था कि ठाकुर का कुआं कहानी है, उसमें भी तो ठाकुर के घर के आगे बैठकर जो घूसखोर लोग हैं वो ये कहते हैं कि आज के टाइम में या आज के समय में जिसके हाथ में कानून है या कानून को कोई भी खरीद सकता है, बहुत आसान रह गया है। तो ये जो सामाजिक कुचक्र थे या प्रशासनिक कुचक्र हैं, उन सब का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। विदेशी शासन के दोष, ये विदेशी शासन के कारण जो भारतीयों का जीवन दुर्दशा की ओर चला गया था, उन सब का साहित्य में लेखन इन्होंने किया या साहित्य लेखन के विषय इन्होंने बनाए हैं। प्रेमचंद के साहित्य में अगर देखें तो इन्होंने अपने पूर्ववर्ती और समकालीनों की तरह किसी एक शिल्प और एक प्रकार के विषय के दायरे में रहकर लिखने वाले कथाकार ये नहीं थे। यानी पूर्ववर्ती जो पहले वाले थे और इनके समय काल में जो लेखक कार्य कर रहे थे, उन जैसा इन्होंने नहीं लिखा। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में विकास तथा परिवर्तन का एक विशाल रास्ता तय किया था, चाहे वो विषय के दृष्टिकोण से हो, घटना के रूप में हो। उनकी कहानियों में शिल्प भी बदलते रहे। इनकी कहानी पंच परमेश्वर से लेकर कफन तक की कहानियों को किसी एक ही मापदंड में विश्लेषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबके मुद्दे अलग हैं, सबके विषय और समस्याएं अलग हैं। इनकी कहानियों ने हिंदी कहानी के पूर्ववर्ती ढंग को लगभग अस्वीकार करते हुए हिंदी कहानी को नितांत मौलिक तरीके से प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद के अमूल्य योगदान से आज भी हिंदी कहानी विधा विषय के क्षेत्र में चाहे कथ्य का स्वरूप हो, आदर्श और शिल्प की दृष्टि से नए नए आयामों को आत्मसात करती हुई संतोषजनक पड़ाव तय करके विकास की मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हुई है। इसीलिए इनके समयकाल को हिंदी कहानी के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनसे पहले जो कहानियां लिखी जा रही थी वो केवल मनोरंजन की कहानियां लिखी जा रही थी, लेकिन इनकी कहानियां आदर्शवादी होते हुए भी यथार्थवाद का समर्थन करती है, यानी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कहानियां हैं इनकी। तो ये इनकी कहानियों की विशेषताएं थी जो आप परिचय में बताएंगे कि प्रेमचंद कैसे कहानीकार हैं, कैसे विषय उन्होंने उठाए हैं, किन किन समस्याओं को इन्होंने अपनी कहानी में शामिल किया है। इसके बाद अगर इनकी कहानी कला की विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहली विशेषता हम ले सकते हैं इनका वर्णन विषय, कि जो वर्णन किया है जिस विषय का वो इन्होंने किस प्रकार से चुना है और किस किस क्षेत्र के विषयों को इन्होंने लिया है। देखिए प्रेमचंद ने अपने पात्रों का चुनाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से किया है। जब हम इनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये वही पात्र है जो हमारे अड़ोस पड़ोस के हैं, कहीं कोई कल्पना इसमें नहीं है, काल्पनिक पात्र नहीं लगते। चाहे वो बड़े भाई साहब कहानी है, उसमें हर बड़ा भाई छोटे भाई की इसी तरह से देखभाल करता है, उसकी चिंता करता है। हमें हमारी गलियों के नुक्कड़ के मोड़ पर कोई ना कोई घर ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां बूढ़ी काकी है। तो इस तरह के जो पात्र है वो हमारे आसपास के पात्र है, किंतु उनकी दृष्टि समाज से उपेक्षित वर्ग की ओर ज्यादा रही, जिनको समाज ने बेदखल कर दिया था। उनके पात्र प्राय वर्ग प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। घटनाओं के विकास के साथ साथ उनकी रचनाओं के पात्रों के चरित्र का भी विकास होता चला जाता है। प्रेमचंद एक सच्चे समाज सुधारक और क्रांतिकारी लेखक थे। उन्होंने अपनी कृतियों में या अपनी रचनाओं में स्थान स्थान पर दहेज, बेमेल विवाह आदि का सबल विरोध किया है। स्त्रियों को केंद्र में रखकर उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। नारी के प्रति उनके मन में स्वाभाविक श्रद्धा थी। समाज में उपेक्षिता, अपमानिता और पतिता स्त्रियों के प्रति उनका हृदय सहानुभूति से परिपूर्ण हो रहा है। ये वैसे देखा जाए तो डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा है, लेकिन अपने आप में पूर्ण है। ये परिभाषा प्रेमचंद के साहित्य का एक तरह से कहें तो दर्पण है, जो हमें बताती है कि उनका साहित्य कैसा था। डॉक्टर विजय मोहन सिंह क्या कहते हैं कि प्रेमचंद को केवल कृषक, मजदूर और ग्रामीण जीवन का कथाकार कहना उनके वृत्त को सीमित करके देखना है। यानी उनकी जो पहुंच है, उनका जो दायरा है, हम उसको सीमित कर देते हैं अगर हम उनको कहें कि उन्होंने केवल किसान, मजदूर और ग्रामीणों की बात करी है। वे अपनी कहानियों के माध्यम से पूरी जिंदगी को समझाना चाहते थे, उनके हर रंग, हर रूप, हर छवि को। इसीलिए उनकी कहानियों में जितने किसान हैं उतने मजदूर हैं, जमींदार हैं, जागीरदार हैं, बाबू है, भिखारी, विधवा, परित्यक्ता स्त्रियां जिनको त्याग दिया गया है, मातृहीन बालक, किशोर, बूढ़ी स्त्री और बूढ़े पुरुष इनकी कहानियों के केंद्रीय
पात्र हैं, केंद्रीय विषय रहे हैं। तो इन्होंने अपने विषय की व्यापकता को बनाए रखा और केवल एक क्षेत्र विशेष को नहीं शामिल किया, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आयु वर्ग के पात्रों को इन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया है। उसके बाद अगर बात करें वर्णन कला और चरित्र चित्रण की, तो वर्णन कला में देखें तो प्रेमचंद बेजोड़ है। इनकी प्रत्येक कहानी नई तरह से आरंभ होती है। उनके यहाँ शिल्प का दोहराव नहीं है, कहीं पर भी उनका शिल्प, अगर देखिए हमने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी हैं और किसी भी कहानी को पढ़कर बोरियत अनुभव नहीं होती। इनकी गुल्ली डंडा कहानी एक निबंध की तरह शुरू होती है, जबकि जो कहानी मुक्ति मार्ग है उसकी शुरुआत व्यंग्य विदग्ध वाक्यों से होती है, यानी व्यंग्यता से परिपूर्ण जो वाक्य है उनसे मुक्ति मार्ग कहानी की शुरुआत होती है। उसमें ग्रामीण का ठेठपन प्रेमचंद की कहानियों में हमेशा कथा रस पैदा करता है। ग्रामीण जीवन का ठेठपन उनकी कहानियों में और ज्यादा आकर्षण और ज्यादा खिंचाव अनुभव करता है, पाठक उनसे जुड़ जाता है। भीतर भीतर बहता हुआ किस्सा गोई का रस प्रेमचंद की कहानियों को पठनीय तो बनाता ही है, बल्कि अपनी कथा परंपरा की भी याद दिलाता है। किस्सा गोई क्या होता है? जैसे दादी नानी हमें किस्से कहानी सुनाया करती थी, वो एक तरीका वो इनकी कहानियों में देखा जा सकता है। प्रेमचंद की वर्णन कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वे जिस चीज का भी वर्णन करते हैं, पाठक की आत्मा में उस चीज को बड़ी सहजता से उतार देते हैं, यानी पाठक उस कहानी के साथ बहने लगता है। प्रेमचंद शायद अकेले कथाकार हैं जिन्होंने परंपरागत ग्रामीण किस्सों कहानियों से कहानी लिखने का गुण सीखा। खास बात यह है कि किस्सा गोई का रस लिए हुए होकर भी इनकी कहानियों में कहीं भी अनावश्यक स्फीति नहीं है। व्यंग्य की बारीक धार उनके यहाँ हर जगह मौजूद दिखाई रहती है। तो इनकी कहानियां कैसी है? किस्सा गोई शैली में लिखी गई कहानियां हैं, या इस तरीके को इन्होंने अपनाया क्योंकि ये हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा रही है जिसको इन्होंने शामिल किया है। उसके बाद देखें भाषा, शिल्प और सौंदर्य के दृष्टिकोण से अगर इनकी कहानी कला की बात करें तो प्रेमचंद के रचना शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसकी सरलता है। उनकी जो भाषा है वो व्यंजक, सरस और सरल है। वे कहते हैं कि सरलता में सरलता पैदा कीजिए, जो आसान है उसको और ज्यादा आसान बनाइए। यही तो लेखक का कमाल है। प्रेमचंद की कहानियों में ये कमाल जगह जगह देखने को मिलता है। सरल और सहज होते हुए भी उनकी भाषा कैसी है? काव्यमयी है, परवाहमयी है और पारदर्शी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहता हुआ पानी होता है उसकी तरह एकदम स्वच्छ और निर्मल है। यह कमाल उन्होंने अनुभवों की गहराई से हासिल किया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह अनुभवों की गहराई उपजी हुई हार्दिक भाषा है, उनके मन से निकली हुई भाषा है जो उनकी शिल्प को मनोरंजक और सरस बनाती है। प्रेमचंद का कथा शिल्प किसी एक ही सांचे में ढला न होकर विविधता से भरा हुआ है। उनके यहाँ कहानी कहने की अनेक तरीके हैं, जैसे किस्सा गोई की शैली है, निबंध शैली है, एकालाप शैली है, संवाद की शैली है या क्रियाकलाप की शैली है। प्रेमचंद ने सभी प्रकार के तरीकों को या सभी प्रकार की प्रविधियों को अपनाया है। इनकी विषय वस्तु और उद्देश्य के अनुरूप ये शैली का चुनाव करते हैं और कहानियों में अक्सर उपस्थित होकर वे स्वयं कभी कथा सूत्र को आगे बढ़ाते हैं और कभी कहानी के तात्पर्य को भी स्पष्ट करते हैं। यानी इनकी आत्मकथात्मक शैली भी इन कहानियों का महत्वपूर्ण भाग रही है, या स्वयं उपस्थित होकर एक पात्र के रूप में आकर भी वो कहानी को अंतिम छोर तक लेकर जाने का कार्य बड़ी ही कुशलता से करते हैं। उसके बाद प्रेमचंद की कलात्मक उपलब्धियों की अगर बात करें कि इनकी कहानियों की कला के दृष्टिकोण से क्या क्या उपलब्धियां इनको प्राप्त हुई है या इनके साहित्य को क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है, उस दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमचंद का समूचा लेखन हिंदी साहित्य की अन्यतम उपलब्धि है। वे हिंदी साहित्य के सच्चे अर्थों में मार्गदर्शक कथाकार थे। यह प्रेमचंद थे जिन्होंने सबसे पहले साधारण किसान मजदूर पर कलम चलाई और सौंदर्य के प्रतिमानों को बदल दिया। देखिए पहले जो कहानियां लिखी जाती थी कल्पना से परिपूर्ण कहानियां थी, लेकिन प्रेमचंद ने उस युग का समापन किया और एक नए युग का आरंभ किया जिसमें साधारण किसान की बात है, मजदूर की बात है, स्त्रियों के दुख की दर्द की बात है। प्रेमचंद के पूर्व रचनाकारों ने महलों में रहने वालों की विलासिता और उनके राग रंग को रचना का विषय बनाया, लेकिन प्रेमचंद ने किसको विषय बनाया? गरीबों के सफेद कण, जो उनके पसीने के कण थे, उनको अपनी रचना में स्थान दिया।
प्रेमचंद ने एक युग दृष्टा की तरह अपनी मौलिक दृष्टि का उपयोग किया, यानी युग को देखने वाले थे। युग कैसा है, समय कैसा है, परिस्थितियां कैसी है, समाज कैसा है, उस पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया और अपनी कलम के माध्यम से प्रेमचंद ने उस मनुष्य का साथ दिया जो मूक था और असहाय था। और वो कौन सा मनुष्य था? जो किसान था, गरीब था, मजदूर था और जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। स्वतंत्र भारत की जनता में आजादी का स्वप्न जागृत किया और संघर्षों की प्रेरणा भी कहाँ से मिली? इनकी कहानियों से मिली। सामाजिक मंगल की कामना प्रेमचंद के लेखन का मूल उद्देश्य था। उन्होंने भारतीय गांवों की जीवन स्थितियों को जिस विश्वसनीयता से प्रस्तुत किया, वैसा उनसे पूर्व किसी ने नहीं किया। आज भी उनके जैसा प्रामाणिक और विश्वसनीय कथाकार कोई और हमें नहीं नजर आता। उत्तर भारत के गांवों के बारे में प्रामाणिक जानकारी के लिए प्रेमचंद की रचनाएं आज भी एक दस्तावेज हैं। वे आस्था के साहित्यकार थे और मानवता के उत्कर्ष में उनका गहरा विश्वास था। तो इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियों को बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हैं। जो कलात्मक उपलब्धियां हैं, वो केवल मनोरंजन के लिए उन्होंने कहानी नहीं लिखी, बल्कि किसको स्थान दिया? उन गरीबों को जगह दी अपनी कहानियों में जिसे समाज ने उपेक्षित वर्ग में शामिल कर लिया था। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दो भागों में बटे हुए समाज में उच्च वर्ग ने हमेशा निम्न वर्ग का शोषण किया और उस शोषित समाज का चित्रण हमें कहाँ मिलता है? प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।